हेलो कक्षा 8 के सभी बच्चे, आज अपन चैप्टर शुरू करते हैं 3, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। सारे बच्चे पढ़ लो। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक अध्याय 3। रेशे क्या होते हैं? रेशे होते हैं धागे, यानी पतले पतले धागे की जैसी संरचनाएं, जिनसे कपड़े भी बनाते हैं, रस्सियां बनाते हैं, बोरे बनाते हैं। अब नाम आया है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित का मतलब क्या होता है? एक तो होता है प्राकृतिक, जो पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कॉटन से, भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है, जूट, सन आदि से। और संश्लेषित होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं फैक्ट्रियों में, वो होते हैं संश्लेषित रेशे। इन्हें कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। कृत्रिम यानी मानव निर्मित। और प्लास्टिक तो तुम सबको पता ही है, सबके घरों में प्लास्टिक के बर्तन, खिलौने आदि पाए जाते हैं। तो पहले पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे, बाद में पढ़ेंगे प्लास्टिक। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। किससे बने होते हैं? कपड़े से। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशों के नाम तुम्हें बताया था, ऊन, कॉटन, जूट आदि। और रेशों का उपयोग विविध प्रकार के अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। अब इसमें सूची पूछिए, तुम्हें बताए थे बोरी, कट्टे, दरी आदि। अब इसमें दिया है कुछ कृत्रिम रेशे और कुछ प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक का नाम दिया कपास, ऊन, रेशम आदि। ये पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाए जाने वाली एक रूप की बनावट को स्मरण करो। और कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर भी एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं अपन, जैसे ये दे रखी है। ये धागे के अंदर क्या डाल दिए? मणि डाल दिए। और ये दूसरे में क्या दे रखा है? क्लिप। बी में क्लिप दे रखा है। अब रेशे भी ऐसे होते हैं, एक ही प्रकार के अणु जो है आपस में जुड़ते जाते हैं, जिससे एक लंबी चैन बन जाती है। और वो लंबी चैन धागे के जैसी होती है। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक संरचना। एक अणु को क्या बोलेंगे? एक इकाई। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी सरल इकाई बनाते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। यानी एक ही प्रकार की बहुत सारी इकाइयां जुड़ जाती हैं, जैसे क्या बोलते हैं? बहुलक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे पॉलीमर। पॉलीमर अंग्रेजी के 2 शब्दों से बना होता है, पोली और मर। पोली का अर्थ होता है अनेक, और मर का अर्थ होता है भाग या इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। बहुलक तो प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास भी एक बहुलक है, उसमें भी एक ही प्रकार के अणु आपस में जुड़े होते हैं, और वो आते हैं सेलुलोज। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित
होता है, यानी ग्लूकोज की एक इकाई और उसके ऊपर दूसरी तीसरी, इस तरह से हजारों लाखों इकाइयाँ जुड़ जाती हैं, जिससे जो बनता है उसे बोलेंगे हम सेलुलोज। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। अब संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे भी कई प्रकार के होते हैं। पहला दिया है रेयोन। क्या दिया है? रेयोन। अब पहले तुमने पढ़ा होगा कि रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होता है। रेशम का कीट होता है ना, उससे क्या प्राप्त होता है? रेशम। और रेशम बहुत ही सॉफ्ट होता है और चमकीला होता है और बहुत सुंदर होता है। और ये सबसे पहले कहाँ बनाया था? चीन वालों ने बनाया था। लेकिन चीन वालों ने बहुत समय तक अपने यहाँ इन्हें छुपा के रखा कड़ी सुरक्षा में, ताकि कोई दूसरे लोग इसको न बना सकें। लेकिन वहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति गया था और वो चुरा कर उसके क्या ले आया? अंडे। रेशम के कीट के क्या ले आया? अंडे। और फिर उसने अपने देश में रेशम का पालन शुरू किया और इस प्रकार से फिर पूरे संसार में रेशम का उत्पादन शुरू हो गया। रेशम क्योंकि कीटों से बनाया जाता है और कीटों से बहुत कम रेशम प्राप्त होता है, इसलिए बहुत ही महंगा भी होता है। लेकिन इसकी सुंदर बनावट प्रत्येक व्यक्ति को मोह लेती है, इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं भी रेशम के बने हुए कपड़े पहनूं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? रेशम के समान गुणों वाले एक कपड़े को बनाया। तो रेशम के समान रेशा बनाया पहले तो, अब उस रेशे से क्या बनाए? कपड़े। और वो लोगों को बहुत ही पसंद आए और वो सस्ते भी थे। अब तुम्हें पिछली बार बताया था रेशम कैसे पढ़ा जाता है। रेशम का एक कीट होता है जो तितली के जैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और वो शहतूत के पेड़ के ऊपर रहता है। उसकी पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करता है। फिर वो अंडे देता है शहतूत की पत्तियों पर। अंडों से निकलता लार्वा। लार्वा कीड़े के जैसा होता है। फिर वो लार्वा थोड़े दिन पत्तियों को खाने के बाद कोकून बनाता है। कोकून यानी वो सुप्तावस्था में जाता है, तो अपने चारों ओर लार से रेशम के धागे बनाता है और अपने चारों ओर से लपेट लेता है। फिर लोग क्या करते हैं? उन कोकून को इकट्ठा करके अंदर से जीव को तो मार देते हैं और रेशम जो है इकट्ठी कर लेते हैं। अगर रेशम के जीव को नहीं मारा जाए तो वो बाहर निकलने के लिए रेशम के धागों को काट कर बाहर निकलता है, इसलिए वो रेशम काम का नहीं रहता। इसलिए क्या करते हैं? रेशम के कीट को जो कोकून के अंदर होता है, लार्वा जिसे प्यूपा बोलते हैं, कोकून बोलते हैं, उसे वो मार देते हैं। अब जो है वैज्ञानिकों ने उसी प्रकार का रेशा बनाया और उससे वैसा ही सुंदर कपड़ा बनाया जिसे कृत्रिम रेशम के जैसा ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो कृत्रिम रेशम का जो धागा बनाया वो कास्ट लूगरी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयोन और कृत्रिम रेशम कहलाता है। इस रेशे को रेयोन भी कहते हैं और कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत प्राप्त लुगदी से प्राप्त किया जाता है, तो यह एक प्रकार से मानव निर्मित रेशा है और यह रेशम से सस्ता होता है और इसे रेशम रेशों के समान ही बुना भी जा सकता है। इसे रंगों से कई रंग किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयोन कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन और गलीचे बनाते हैं। तो रेयोन समझ में आ गया। कास्ट की लुगदी से तैयार किया जाता है, सस्ता भी होता है और रेशम के गुणों के समान ही होता है। और अगर रेयोन के साथ कपास मिला दिया जाए तब तो बिस्तर की चादरें बनाते हैं, और अगर ऊन के साथ मिला दिया जाए तो कालीन या गलीचे बनाए जाते हैं। जैसे ये चित्र दिख रहे ना, ये रेयोन के द्वारा बनाए हुए हैं। ये चादरें हैं, ये कालीन है।
अब पढ़ेंगे अपन नायलॉन। क्या पढ़ेंगे? नायलॉन दूसरे प्रकार का। पहला क्या पढ़ा था? रेयोन, जिसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। किससे बनाया जाता है? ये कास्ट की लुगदी से बनाया जाता है। अब है नायलॉन। नायलॉन भी मनुष्य के द्वारा निर्मित रेशा है और बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया जाता है, यानी पूर्ण रूप से ये मानव निर्मित होता है। उसमें तो कास्ट यानी प्राकृतिक पौधों से ही प्राप्त होता है ना कास्ट तो, लेकिन इसमें क्या काम में लेता है? कोयले और जल और वायु से इसका निर्माण किया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा बहुत ही प्रबल होता है। प्रबल यानी इसे तोड़ेंगे तो टूटेगा भी नहीं। प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ यानी इसको खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, छोड़ेंगे तो वापस से छोटा हो जाएगा, और हल्का भी होता है, और चमकीला भी होता है, और धुलने में आसान होता है। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत ही प्रचलित हुआ। नायलॉन के मोजे बनाए जाते हैं। मोजे तो सबको पता ही है। अपन खींचते हैं तो लंबे भी, चौड़े भी हो जाते हैं, और ऊपर की ओर खींचते हैं तो लंबे भी हो जाते हैं। उनका रंग भी नहीं जाता और वो हल्के भी होते हैं, धोने में भी आसान होते हैं। तो नायलॉन रेशा इतना प्रबल होता है कि इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हुए रेशे बना सकते हैं। पैराशूट क्या होता है? पैराशूट होता है जब पैराशूट होता है ऊपर से कूदते हैं तो एक छतरी के समान जो संरचना होती है, और फिर वो नीचे तक उसमें हवा भर जाती है और व्यक्ति नीचे उतरते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर से कूदते हैं, हवाई जहाज से कूदते हैं, तब वो काम में आता है, या किसी ऊंची चीज़ से। और रस्से इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो मजबूत होते हैं, टूटते नहीं हैं। नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराब, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। इनमें नायलॉन का उपयोग किया जाता है। अब है चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये आ गया चित्र पैराशूट का। ये देखो, ये आदमी कूद रहा है ना, ये पैराशूट है, और ये दूसरा पहाड़ पर चढ़ रहा है, ये रस्सा बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं पैराशूट। नायलॉन का एक तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। इस्पात क्या होता है? स्टील के जैसा होता है। अब इसमें दिया एक क्रियाकलाप। एक क्लिप है, इसके ऊपर स्टैंड क्लिप युक्त लोहे का स्टैंड लेंगे और 60 सेमी लंबा सूती धागा लटकाएंगे। अब इसके ऊपर क्या लटकाएंगे? भार लटकाएंगे। तो जो कमजोर धागा होगा वो तो भार लटकाने से टूट जाएगा, लेकिन रेशम के धागा जो मजबूत होता है, इसलिए वो भार लटकाने पर भी नहीं टूटता है। इससे क्या पता चलता है कि रेशम का धागा बहुत ही मजबूत होता है। तो इसमें हुक लगा हुआ पलड़ा बांधेंगे जिसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट जब तक रखते चले जाएंगे जब तक कि धागा नहीं टूट जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लेंगे, और यह भार रेशे की सामर्थ्य बताते। इस प्रक्रिया में ऊन, प्लास्टिक, रेशम और नायलॉन सबके धागों का आकलन करेंगे। तो सबसे अधिक भार कौन सहन कर पाएगा? नायलॉन। अब तीसरे प्रकार का धागा है पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। पहले पढ़ा था रेयोन, दूसरा पढ़ा था नायलॉन, और तीसरा कौन सा है? पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा। ये रेशे से इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, और यह सपाट रहता है और सरलता से धुल भी जाता है, और यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है।
सुंदर पॉलिस्टर की कमीज परिधान लोग पहनते हैं। और टेरिलिन भी एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, इसे बहुत महीन रेशे से में खींचा जा सकता है, फिर किसी अन्य तंतु के समान इसे बनाया जा सकता है। तंतु यानी धागे के जैसा होता है, उसे तंतु बोलते हैं। तो पहली कहती है, मेरी माँ पानी के लिए सदैव पीईटी बोतलें और चावल और चीनी संचयन के लिए पीईटी जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर पेट है क्या। पीईटी यानी पेट। ये भी एक पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है। पॉलिस्टर से निर्मित बहुत सी वस्तुएं होती हैं। पॉलीएस्टर यानी वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है। कि इसकी पोली यानी बहुत सारे होते हैं ना, पहले बताया था। तो एस्टर की बहुत सारी इकाइयों को जोड़ दिया जाता है जिससे पॉलीएस्टर बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। इससे जो कपड़े बनते हैं वो पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से भी बेचा जाता है। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट यानी कॉटन, इसमें कॉटन मिलाया जाता है। पॉलीएस्टर जिसमें पॉलीएस्टर के मिले होते हैं, इनमें कपास का मिश्रण होता है। पॉलीकोट, पॉलीएस्टर और कपास। पॉलीवूल में क्या होता है, पॉलीएस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। तो पॉलीकोट में तो पॉलीएस्टर और कपास, पॉलीएस्टर के साथ क्या मिला दिया, कपास। पॉलीवूल में पॉलीएस्टर के साथ क्या मिला दिया, ऊन। वूल इंग्लिश में किसको बोलते हैं, ऊन को। कोट यानी कॉटन। तो पॉलीकोट में तो पॉलीएस्टर और कपास, और पॉलीवूल में पॉलीएस्टर और ऊन मिलाया जाता है। और जो हम सर्दियों में स्वेटर या शाल और कंबलों का उपयोग करते हैं, इनमें बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। ये ऊन के जैसे दिखाई देते हैं। और किसके बने होते हैं, पॉलीवूल के। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं सस्ती होती हैं। ये अलग अलग रंगों में भी उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं। क्योंकि प्राकृतिक महंगे होते हैं, हर कोई खरीद नहीं सकता। और ये कृत्रिम जो है ये सस्ते होते हैं और सुंदर भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं। इसलिए लोग किसको खरीदते हैं, संश्लेषित को ज़्यादा खरीदते हैं। तो इनका व्यवहार जो है प्राकृतिक रेशों से भिन्न होता है। किसका, संश्लेषित रेशों का। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। और वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण भी है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत ही आपदाजनक हो सकता है, क्योंकि कपड़ा पिघल जाता है और पिघला हुआ कपड़ा चमड़ी के अंदर चिपक जाता है, तो पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। इन्हें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। किससे बने होते हैं, पेट्रोलियम मूल की कच्चा पदार्थ होता है पेट्रो रसायन। अब है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। 3 रेशे पढ़े हैं अपन ने, रेयोन, प्लास्टिक और तीसरा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का कपड़ा तुमने देखा होगा, चमकीला चमकीला होता है, और लेकिन वो पसीना कम सोखता है।
अब संश्लेषित रेशों में गुण पढ़ेंगे अपन। तो इसमें दिया, कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, तो अपन जो छाता काम में लेते हैं वो किसका बना होता है? वो भी संश्लेषित रेशों का ही बना होता है। तो संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाती है। जल्दी सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और रख रखाव में भी सुविधाजनक है। इसलिए संश्लेषित रेशों का प्रचलन बहुत ही बढ़ गया है। अब एक ही आकार के 2 टुकड़े लेंगे, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का होना चाहिए। इनमें से एक प्राकृतिक रेशा और दूसरा संश्लेषित रेशा होना चाहिए। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद भी ले सकते हैं। फिर इनको भिगोएंगे अलग अलग बीकरों में, जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। अब 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़े को पात्र से निकाल लेंगे, कुछ मिनट धूप में फैलाएंगे। शेष रहे जल को क्या करेंगे अपन? आयतन नापेंगे। तो कौन ज़्यादा अवशोषित करेगा पानी? प्राकृतिक रेशा। संश्लेषित रेशा बहुत कम पानी अवशोषित करता है। तो प्राकृतिक रेशे अधिक पानी सोखते हैं, इसलिए ये पसीना भी अधिक सोखते हैं और ठंडे भी रहते हैं। अब जिसमें ज़्यादा पानी होगा वो सूखने में भी ज़्यादा समय लेगा, तो कौन सा जल्दी सूखेगा? संश्लेषित जल्दी सूखेगा, क्योंकि प्राकृतिक के अंदर का पानी बहुत ज़्यादा सूखा है, इसलिए उसको सूखने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और प्राकृतिक रेशा जो है कृत्रिम की अपेक्षा अधिक टिकाऊ भी होता है, यानी काफ़ी दिनों तक फटते भी नहीं है। प्राकृतिक रेशे जो जल्दी फट जाते हैं, जैसे सूती की का सूट होता है वो जल्दी फट जाता है, लेकिन पॉलिएस्टर का सूट कई वर्षों तक भी नहीं फटता और मूल्य में भी प्राकृतिक की अपेक्षा सस्ते होते हैं और रख रखाव भी आसानी से होता है। इसलिए कौन से ज़्यादा कपड़े प्रचलन में चल रहे हैं आजकल? संश्लेषित। कौन सी ज़्यादा चल रही है? संश्लेषित कपड़े। अब है प्लास्टिक। आज कृत्रिम रेशे पढ़े हैं, बस प्लास्टिक कल पढ़ेंगे। तो कृत्रिम रेशे समझ में आ गए। कृत्रिम रेशे यानी रेशों से कपड़े बनाए जाते हैं। अपन कभी कपड़ा उधेड़ के देखना, उसमें धागे निकलते हैं, उन धागों में को भी अगर अपन खोलेंगे तो और पतले पतले धागे निकलेंगे उनमें। तो एक रेशों से ही बनाए जाते हैं, यानी इन रेशों से जैसे अपन जो सूतली बांटते हैं वैसे बांट के पतले पतले धागे बनाए जाते हैं और इन धागों से क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, संश्लेषित और प्राकृतिक। संश्लेषित तो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, इन्हें कृत्रिम भी कहते हैं। प्राकृतिक जो है प्रकृति में प्राप्त होते हैं, जैसे भेड़ की ऊन से, कॉटन से, रेशम के कीट से। लेकिन ये प्राकृतिक जो होते हैं महंगे भी होते हैं और संश्लेषित सस्ते होते हैं। और संश्लेषित रेशों की क्या विशेषताएं होती हैं? जल्दी सूखते हैं, आसानी से धुलते हैं, यानी मैल भी जल्दी निकल जाता है इनका सूती की अपेक्षा। और ये इनका रख रखाव भी आसान होता है, इनको प्रेस भी नहीं करनी पड़ती, बिना प्रेस के भी इनमें सलोटें नहीं पड़ती। जबकि सूती जो कपड़े होते हैं ना, कॉटन के बने हुए, उनमें बहुत सारी सलोटें पड़ जाती हैं। ये मजबूत भी होते हैं, इसलिए इनके पैरासूट और रस्सियाँ बनाई जाती हैं। जो पॉलिएस्टर वो बहुत ही मजबूत होता है और नायलॉन है वो भी बहुत ही मजबूत होता है। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा किसके बनाए जाते हैं? नायलॉन के रेशे के पैरासूट और रस्सियाँ। तो अपन ने 3 प्रकार के पढ़े हैं, एक तो रेयन, दूसरा पॉलिएस्टर और तीसरा नायलॉन। 3 ही पढ़े हैं अपन ने, ये तीनों याद कर लेना। और आज इतना ही पढ़ाएंगे, कल पढ़ेंगे अपन प्लास्टिक। प्लास्टिक सबका देखा हुआ, सबके घरों में कपड़े पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक होता है। जो थैलियाँ होती हैं उनमें हम सामान लेकर आते हैं, और खिलौने भी होते हैं, बर्तन भी होते हैं, कुर्सी भी होती हैं। तो प्लास्टिक के बहुत सारे सामान होते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल।